नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। और सुनाओ, कैसा रहा आपका कल। तो नेमिंग वाला पोर्शन, तो नेमिंग में हमने सीख लिया था कि बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग के क्या रूल्स होते हैं, लिगेंड्स वगैरह होते हैं, उनका नेमिंग कैसे करते हैं। फिर हमारा अब हमने बेसिक बेसिक सब कुछ टर्म समझ लिए, किसका क्या मीन्स होता है। अब हमारा आगे का उद्देश्य रहेगा कि सर हमें इनकी एक्सप्लेन करो, बॉन्डिंग थ्योरी को, किस प्रकार से बॉन्ड बनाता है और इसका शेप क्या हो सकता है। हमें नाम पता है बट हमें उसका बारे में नहीं पता। मैं बोल दूं कि आपको अंदर से एक पतीला लेके आना है, उसका नाम पतीला है, बट वो पतीला है कैसा दिखने में, अगर ये जब तक आपको नहीं पता चलेगा तो तब उसको आइडेंटिफाई नहीं हो, नाम से क्या ही होगा। हाँ, नाम और उसकी शेप दोनों अगर पता है तो आपके लिए कोई भी ऐसा मुश्किल टास्क नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। तो दुनिया में कुछ चीजों के लिए हमें उसका शेप और उसका नाम दोनों अगर आइडिया होता है तो हम आसानी से उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। वैसे ही हमको थियरी देखनी होगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। उससे पहले हमारा आज का फास्ट एंड फॉरवर्ड टास्क रहेगा, जो कल का होमवर्क, क्योंकि होमवर्क के रूप में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको प्रैक्टिस के लिए दिए थे ताकि आप और आगे बढ़ सको। तो उन्हीं को आज हम वापस करेंगे इसके अंदर। तो बच्चा शुरू करते हैं इसी जोश इसी उमंग के साथ। क्या हुआ बच्चे, चलो चलो चलो, को पेन कॉपी उठा लो, अपनी कमर कस लो। और अब हम आगे क्या देखेंगे कि जिसके अंदर हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के थियरीज की बात करनी है। थियरीज के अंदर बहुत डिटेल में जाएंगे बेटा, बहुत डिटेल में। तो अब हमें पहले चीजें देखनी होगी। कल मैंने बोला था ईडीटी के बारे में। कल मैंने बोला था सर ईडीटी क्या होता है, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट वगैरह होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, उसका शेप कैसा होता है, वो दिखने में कैसा होता है, उसके यूजेस क्या है। फिर अपने बात करेंगे डीएमजी के बारे में। ये दोनों देख के हम फटाफट आगे बढ़ जाएंगे। तो बेटा कुछ चीजों के बारे में देख लो। चलो चलो भैया चलो, चलो 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 भैया चलो। तो हम सबसे पहले ईडीटीए की स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ईडीटीए की स्ट्रक्चर बहुत ही आसानी से बनानी है, कोई ज्यादा जोर जबरदस्ती है नहीं हमारे साथ। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, सी, क्या लिख देंगे, सी से ही स्टार्ट कर दिया सर, सुबह सुबह, शाम को। ये क्या बात हुई सर, नहीं करेंगे भैया, थोड़ा सा और अच्छे देख लेंगे। अब हम देख रहे हैं जिसके आगे एक नाइट्रोजन लगा हुआ है, एक नाइट्रोजन यहाँ लगा देते हैं। तो इसको हम थोड़ा छोटा लिख लिया क्या, थोड़ा इधर लिखते हैं। मैंने लिख दिया एन सी एच टू, सी एच टू, एंड ऊपर हमने लिख दिया सी एच टू, सी ओ ओ नेगेटिव, सी एच टू, सी ओ ओ नेगेटिव। वैसे ही इधर कर देंगे सी एच टू, सी ओ ओ नेगेटिव, फिर कर देंगे सी एच टू, सी ओ ओ नेगेटिव। अब हम कोई सेंट्रल मेटल एटम रखते हैं, लाइक कोबाल्ट, हमने रख दिया यहाँ पे कोबाल्ट। अब इसके साथ ये कितने बॉन्ड बनाता है, ये कितने बॉन्ड बनाता है। तो मैंने बोला सर एक ये बॉन्ड दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है हमें। दूसरा बॉन्ड की बात करते हैं, हर के अलग अलग बॉन्ड बनाएंगे। ये दूसरा बॉन्ड, आगे बात करते हैं। मैंने बोला ये तीसरा बॉन्ड दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, आगे बात करते हैं। ये चौथा बॉन्ड दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, आगे बात करेंगे। जिसके बाद हमने बोला है ये पांचवा बॉन्ड दिख रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हुआ। एक ही लिगेंड है, ये पूरा मिला के एक ही लिगेंड है, बट इसकी डोनर साइड कितनी है, वो हमारे पास में 6 डोनर साइट है। कितनी डोनर साइट है बेटा, वो हमारे पास में 6 डोनर साइट है। तो इस प्रकार इसका नाम हो जाता है हेक्साडेंटेट। क्या हो जाता है, हेक्साडेंटेट। इनके पास में ये एसिटिक एसिड होता है, उसका हाइड्रोजन चला जाता है तो ये नेगेटिव चार्ज होता है। ये भी यहाँ पे 4 नेगेटिव के साथ में हम बोलेंगे यहाँ पे साइड कौन कौन सी है सर, तो हम बोलेंगे एक तो नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, बाकी 4 ऑक्सीजन, सारे नेगेटिव चार्ज के साथ, सभी नेगेटिव चार्ज के साथ। अगर ये हमें पता है तो अब बोलते हैं कि सर सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है।
इस कंपाउंड के अंदर। तो मैं बोलूंगा ईडीटी के ऊपर -4 चार्ज है और ये -1 ऑलरेडी है। तो अगर ये -4 उधर साइड है +4 में से -1 जाएगा तो +3। तो कोबाल्ट यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और शेप की बात करें तो हम बोलेंगे सर ये लाइक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स रहता है। किसमें रहेगा? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में रहेगा। इसके अलावा और चीजें तो हम बात करेंगे यहाँ पे देखने के लिए कि इसमें रिंग कितनी है। रिंग कितनी है तो मैं बोला देखो बच्चा, पहले रिंग आसानी से देखो कि किस प्रकार से बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे हमें 5 मेंबर रिंग की टोटल 5 रिंग देखने को मिलेगी। वो कैसे, उसको आइए एक्सप्लेन करते हैं। उसको एक्सप्लेन हम इस तरह से करेंगे, यहाँ पे वापस इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बनाएंगे। वो देख लो कि हमने बनाया है CH2 CH2 N, क्या हो गया N CH2। फिर हमने एक बना दिया C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव। वैसे ही एक और बना देंगे CH2 C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव। वैसे ही ऊपर जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव। इसी प्रकार ये आगे जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव। तो यहां मान लो मेरे पास में कोई कोबाल्ट है, तो ये बॉन्ड बना रहा है, एक तो ये, एक ये, दूसरा बॉन्ड बना रहा है यहाँ से, तीसरा बॉन्ड बना रहा है यहाँ से, चौथा बॉन्ड बना रहा है यहाँ से एंड पांचवा बॉन्ड बना रहा है यहाँ से। टोटल 6 बॉन्ड बन चुके हैं, 3 ऊपर 3 नीचे। जस्ट लाइक दैट हम अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे बेटा? ये एक मेटल होता है, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड। तो एक ऊपर हो जाता है, एक नीचे हो जाएगा। इस प्रकार हमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के जैसे ही इसका शेप देखने को मिलेगा, यहाँ पे टॉप बॉटम। क्या आपको समझ में आया? क्या समझ में आया? तब इसके साथ मैं कुछ क्वेश्चन को रिप्लाई देता हूं कि पहला क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पे EDTA -4 extracted is ethylene diamine tetraacetate ine. The total number of COCOO and NCON एंगल इन EDTA। एंगल मीन्स हो गया वो किस टाइप से कितने बॉन्ड बना रहा है। तो मेरे को पहला बॉन्ड यहाँ देखने को मिलेगा कि सर यहाँ अपन बोलेंगे ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, और ये दोनों बॉन्ड बना रहा है जिसके बीच में एंगल कितना है? एक। इन दोनों बीच एंगल देखेंगे तो एक देखने मिलेगा। वैसे ही वहां पे अगर बात करते हैं, कंसीडर करेंगे OCON, OCON और OCO और O, इस प्रकार बॉन्ड देखेंगे तो कितना देखने मिलेगा बेटा? यहां देखने मिलेगा तो हमें 6 बॉन्ड। कैसे? एक बॉन्ड यहां से देखने मिलेगा, दूसरा बॉन्ड इसके साथ एंड तीसरा बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड यहां से इसके साथ, इसके साथ। अगर इसको 3D में देखते हैं तो हमें देखने मिलता है 5 सिस टाइप के होंगे और एक ट्रांस टाइप का। ओवरऑल हमें 6 बॉन्ड देखने को मिलेंगे। तो इसका जवाब हमें देखने मिलेगा बेटा क्वेश्चन में मेरा पहला, ये बॉन्ड कितने देखने मिलेंगे? तो मैं बोलूंगा सर 6, और ये वाला तो हमें मिलेगा कितना? 1। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ये रिप्लाई क्या देना है? 6 1। बेटा अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दे रखा है NCO ओ टाइप का कितना बॉन्ड होगा? तो हमारे पास सिंपल सा लॉजिक लगाना है बेटा, ऐसा बना लो, ये कोबाल्ट हो गया और ऐसे ही पीछे चला जाएगा N, ये आगे की तरफ चला जाएगा N। भाई ये कंपाउंड हो गया O O नेगेटिव एंड O नेगेटिव, O नेगेटिव एंड O नेगेटिव। समझने के लिए बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा सिचुएशन बनाने की कोशिश करते हैं तो मैंने बोलूंगा अगर ये बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन एक, तो ये बॉन्ड बना रहा है इसके साथ 1 ले लिया, ये 2, ये 3, ये 4। तो हमने बोल रहे हैं कि एक नाइट्रोजन ऊपर वाला इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, फिर ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ बनाएगा, ये इसके साथ बनाएगा। एक नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड एंगल रख रहा है। वैसे ही ये नाइट्रोजन भी कितना रखेगा? 4 बॉन्ड एंगल रखेगा। ओवरऑल बात करेंगे तो सर हमारे पास 4 प्लस में 4 टोटल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आया समझ में बेटा? चलिए आगे चलते हैं। ओके,
अब बात हम कर रहे हैं इसके बाद की, अब हम बात कर रहे हैं इसके आगे की। तो मैं बोल रहा था ईडीटी का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो मैं पहली बात बोलता हूँ, ईडीटी ये होता है ना जो वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में, कैल्शियम और मैग्नीशियम साथ में बॉन्ड आसानी से बना लेगा। अगर बना लेता है तो पानी के अंदर यदि हमारे को हार्डनेस ऑफ वाटर होती है उसको कम करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। हेल्प इन द इंस्टीमेशन ऑफ कैल्शियम +2 एंड मैग्नीशियम +2 आयन के साथ। बिल्कुल सही बात है। और हम बोलते हैं कोई पॉइजनस वगैरह होता है ना पानी के अंदर, तो उसको हम पता लगाया जा सकता है, जैसे लेड वगैरह के साथ आसानी से बॉन्ड बना लेगा। लेड होता है ना पीबी के साथ में, अगर कहीं हमें पीबी मिल रहा है तो ईडीटी का लिगेंड डाल दो, तो लिगेंड के साथ में आसानी से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा और उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो ये भी हमारे लिए आसानी से हो सकता है। फिर हमने बोला कि हार्डनेस ऑफ वाटर वाला, इट इज यूज टू रिमूवल ऑफ द हार्डनेस ऑफ वाटर। बिल्कुल 100% सही बात है। इसका मीन्स हुआ सर ये तीनों स्टेटमेंट सही है। फिर मैंने बोला कि अगर हमको जो लिगेंड्स है वो हेक्साडेंटेड है, वो बहुत सारे बॉन्ड की साइड के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो जिसका साइज जितना छोटा होगा, साइज जितना छोटा होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। तो हम चाहते हैं कि मेटल डज नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद ईडीटीए, विद ईडीटीए, तो ऊपर से नीचे चलते हैं तो हमारे को साइज क्या होने लग जाएगा, छोटा बड़ा होता जाएगा, तो ऊपर वाला होगा उसका साइज छोटा है। तो डेफिनेटली बात है यहाँ बेरिलियम वगैरह है, मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम वगैरह है, तो यहाँ पे बेरिलियम इसका रिप्लाई हो जाएगा। बहुत इसमें तो कोई सोचने वाली ज्यादा बात थी नहीं। हम बोलते हैं साइज जितना छोटा होगा तो उसके पास पास अगर ज्यादा बॉन्ड बनाएंगे तो रिपल्सन ज्यादा देखने मिलेगा, अर्थात स्टेरिक क्राउडिंग का फैक्टर। ये अगर हो गया तो आगे चलते हैं। तो मैंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो हम बोलते हैं ईडीटीए इज यूज्ड। तो अगर इसी प्रकार जैसे हमने ब्लड वगैरह को अगर आप किसी थैली में पैकेट करते हैं तो उनको स्टोर करने के लिए ईडीटीए कॉम्प्लेक्स में रखा जाता है। तो ये बात प्रिजर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ Na2Ca ईडीटीए के अंदर रखा जाता है। बिल्कुल सही बात है। फिर अगली बात बोलेंगे कि अगर हमारे को इंडस्ट्री के अंदर H2S गैस का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस गैस को हम बाहर निकालने के लिए या उसको न्यूट्रल करने के लिए स्क्रबिंग की जाती है। स्क्रबिंग के सहायता से हम क्या बोलेंगे, H2S को कन्वर्ट कर देंगे S में और वो एज ए न्यूट्रल काम करेगा, उसका कोई हाईली रिएक्टिव नहीं होगा। तो ये भी एज ए सही स्टेटमेंट है बेटा। ये 2-4 प्रॉपर्टीज है ईडीटीए की, तो मैं इनको क्वेश्चन के जरिए समझाना चाह रहा था ताकि आप इनको अच्छे से कैच कर सको। अगर मैं थ्योरी में समझाता तो हो सकता है तो आप भूल जाते, बट इन क्वेश्चनों को आप 1-2 बार बार देखोगे अपने नोट्सों में आराम से उतारना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अपने पास में टॉपिक होता है कि थ्योरी भूल जाता है। अब ये क्वेश्चन दे दिया तो क्वेश्चन अपन देख लेंगे, क्वेश्चन देख लेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा अच्छा इस टाइप की चीजें ध्यान रखनी है। और ये चीज होती है एज ए सॉफ्टनर भी काम किया जाता है वाटर। बिल्कुल सही बात है। और किडनी टेस्ट वगैरह के अंदर ईडीटीए वगैरह का यूज किया जाता है। चारों स्टेटमेंट सही है बेटा। ये एक थ्योरी का पार्ट है, ये हम देखने मिलता है। अब क्यों किया जाता है इसका रिप्लाई आपको जानने की जरूरत है नहीं ज्यादा डेप्थ में जाने की, बस आपको ध्यान में होना चाहिए ईडीटीए का क्या प्रॉपर्टी होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने में रहता है। तो मैं बोल दूंगा सर ये कोबाल्ट के +3 ऑक्सीडेज स्टेट के साथ में हम बोलेंगे ये 6 हेक्साडेंटेड होता है। और इसका यूज हमको बोल सकते हैं हार्डनेस और वाटर वगैरह के अंदर भी किया जाता है और एज ए सॉफ्टनर काम किया जाता है ताकि पानी हार्डनेस को कम किया जा सके। और साथ में लेड जैसे पॉइजनस को हम बाहर निकालने के लिए भी यूज किया जाता है और ये किडनी टेस्ट में भी अपने पास यूज किया जाता है और प्रिजर्वेशन के अंदर भी इसका यूज होता है। तो ये हमने सब चीजें देख ली। इसके साथ हम बोलते हैं सर ये हमारे को बोलने का मतलब है कि सर ये ओनली हाई पीएच पे क्यों रहता है कि अगर इफ द एट लो पीएच, एट लो पीएच, अगर इसको हम लो पीएच के ऊपर रखेंगे तो लो पीएच पे क्या होने लग जाएगा, हमारा ईडीटीए क्या होने लग जाएगा, EDTA-4 इज प्रोटोनेटेड, प्रोटोनेटेड। मतलब कि सर जैसे जैसे मैं पीएच को कम करता जाऊंगा, पीएच कम करता जाऊंगा तो कंसंट्रेशन H+ इंक्रीज होती जाएगी। अगर ये इंक्रीज हुई बेटा, ये इंक्रीज हुई तो हमें पता चला पहला जैसे EDTA-4 था ना, तो ये कैसे होने लग जाएगा HEDTA-3, H2 EDTA-2, H3 EDTA-1, H4 EDTA। तो इस प्रकार से हमको प्रोटोनेटेड होने लग जाएंगे और जो हमें डेंसिटी थी वो डेंसिटी हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। तो इसलिए हम यहाँ पे बोला जाता है कि सर ईडीटीए को हम हाई पीएच के ऊपर रखना पसंद करेंगे। आइए बच्चों आगे चलते हैं। चलो चलो भैया चलो, जल्दी चलो।
तो अब आगे बात करेंगे DMG के बारे में। DMG होता क्या है? डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, क्योंकि इस पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज होता है। इसको लिखते हैं, मैं बोलूंगा DMG-1, DMG-1, और निकल के साथ बॉन्ड बना के रखता है। कैसे बोल रहे हैं? तो DMG डाई मिथाइल, तो ये बना दिया CH3, यहाँ बना दिया मैंने कार्बन, मैंने बना दिया CH3, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। ये हमें रहेगा OH, ये हमारे पास रहेगा O नेगेटिव के साथ। वैसे ही हम बोल रहे हैं यहाँ एक बॉन्ड बनाएंगे नाइट्रोजन के साथ। यहाँ क्या रहेगा? नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन यहाँ। अब ये बॉन्ड बना रहा है इस तरह से, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, CH3 CH3 के साथ। अब मैंने बोला है ये थोड़ा सा हमें देखने को मिलेगा, यार ये तो डायरेक्ट ही हो रहा है बच्चे। ठीक है, कोई नहीं, तो कोई इलाज नहीं है यहाँ पे। देखो, अब मैंने बोला है थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, और तो क्या है भैया। मैंने बोला है यहाँ पे अगर ये मेरे पास में OH बॉन्ड होता है, यहाँ से मेरे पास में O नेगेटिव होता है, यहाँ से अगर ये मेरे पास में O नेगेटिव होता है, यहाँ से OH होता है, इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर रहती है, इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर रहती है एक DMG की। तो इस DMG में निकल ग्रुप आया है, ये मेरे पास में निकल है, निकल के साथ में ये एक लोन पेयर होता है, और ये एक O नेगेटिव होता है। क्यों सर यहाँ पे ये भी उठना चाहिए कि सर ये O नेगेटिव होता है जो निकल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है? तो हमारा जवाब होगा अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो अनस्टेबल होगा, और इसकी जगह अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। तो सर कैसे? तो इस प्रकार से हम देखेंगे कैसे। तो हम बोले ये बॉन्ड बनाया, ये लोन पेयर बॉन्ड बनाया, ये लोन पेयर बॉन्ड बनाया, ये लोन पेयर बॉन्ड बनाया। ओके, हमें समझ में आ चुका है। ये 4 लोन पेयर बना लिए, तो हमें समझ में आया सर ये एक 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर लिया, ये एक 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर लिया। हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये भी एक हमारी 5 मेंबर रिंग हो गई, ये भी हमारी एक 5 मेंबर रिंग होगी। बट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, देखो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड है और नेगेटिव और हाइड्रोजन के बीच में। तो यहाँ पे मेरे को देखने मिला 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ मेरे को 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हुआ। तो ओवरऑल मुझे 2 तो 5 एंड 2 मेरे को 6 मेंबर, ये कितनी मेंबर हुई? 5 मेंबर, और ये मेरे पास क्या हुई? 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन देखने को मिला DMG के स्ट्रक्चर के अंदर। तो हमें ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करा है। और इसका कलर कैसा होता है तो कलर भी बता देते हैं। तो ये देखने मिलेगा रेड रोजी कलर, रेड कलर का दिखाई देगा, रेड रोजी कलर जैसा दिखाई देगा। तो हमें पता चल जाएगा कि अगर ये निकल और जैसे प्लेटिनम जैसे बहुत महंगे धातु या फिर महंगे मेटल के साथ में अगर ये आसानी से बॉन्ड बना लेता है, तो अगर कई बार जैसे हम बोलते हैं कि सोने के अंदर कुछ अशुद्धि मिली हुई है, तो हमें उस सोने को बाहर निकालना चाहते हैं, गोल्ड को, तो गोल्ड को बाहर निकालने अलग अलग प्रोसेस होते हैं, उससे गोल्ड को बाहर निकाला जाता है। वैसे सिंपल सी बात है, दाल के अंदर पत्थर गिरे हुए हैं, पत्थर को बाहर निकालना है, तो वो अलग अलग प्रोसेस होती है, छान का एक एक उठा उठा के साइड में डालना। वैसे ही अगर मान लो निकल प्लेटिनम जैसे मोस्ट प्रीशियस मेटल्स होते हैं, उनको बाहर निकालेंगे, हम क्या करेंगे, DMG के साथ में बॉन्ड बनाएंगे, DMG डालेंगे, DMG के साथ ही आसानी से बॉन्ड बना लेगा और इसको बाहर निकाल देगा। क्या बच्चे समझ में आया क्या? ओके, समझ में आया तो सर ये क्वेश्चन का रिप्लाई हमें खुद देंगे।
इसका रिप्लाई हम खुद दे देंगे। हम तो क्या दोगे कि सर नाइट्रोजन नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करेगा, ओ नेगेटिव, नहीं करेगा, रीजन हमें पता चल गया। आगे बात करते हैं। डीएमजी के अंदर मैं बोलूंगा हेल्पफुल होता है किसके अंदर, एस्टिमेशन ऑफ Na+2 के अंदर, बिल्कुल सही बात है। और हमें पता है रेड डीएमजी आयंस क्यू, रेड रोजी कलर कॉम्प्लेक्स विद Na+2, ये बात सही है क्योंकि रेड कलर का देगा। अगली बात, डीएमजी हेल्पफुल इन द रिफाइनिंग ऑफ द प्रीशियस मेटल, रिफाइनिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल कौन सा लिया है, लाइक प्लेटिनम, किसका लिया है, प्लेटिनम। और इसको एक और एजेंट के नाम से बोला जाता है जिसे चुगेव्स रिएजेंट के नाम से बोला जाता है, साइंटिस्ट के नाम के दिया गया, जिस साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी उसके बेसिस इसका नाम चुगेव्स रिएजेंट नाम दे दिया। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। मैंने बोला डीएमजी के बाद हमने बोला है बहुत आसानी से कि मान लो मैंने बोला सर कुछ लिगेंड्स आपने बोला मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट दोनों की तरह बिहेव शो कर सकते हैं, तो पता कैसे चलेगा, तो हमें क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देगा, या तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर दे देगा, या हमें वहां पे कुछ और ऑक्सीडेसिव स्टेट देकर या ऐसा कुछ चीज देगा जिसे हमें मेंशन हो जाए आराम से, या कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं मोस्टली उनकी जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर दे दिया जाए, तो हम बता सकते हैं वो मोनोडेंटेड है या बाइडेंटेड है। चार्ज भी देखना होता है, अपने ये नहीं बोलना होगा कि अपने सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ हमें वहां पे पूरा चार्ज वगैरह देके कोऑर्डिनेशन नंबर देना ही होगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर बिहाफ में बात करता हूँ, पहला चीज मैंने बोला सर ये है, अगर मैंने बोला ये पूरा कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए 6, अब बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर थोड़ा सा रुक जाओ, इसी क्लास में हम पढ़ेंगे, जिसमें ये बोला जाता है कोई सेंट्रल मेटल की प्रॉपर्टी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर, सेंट्रल मेटल कितने लिगेंड के साथ में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, हो सकता है वो लिगेंड का मतलब नहीं है लिगेंड कितने यूज हो रहे हैं इसका कोई मतलब, लिगेंड हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 10 हो सकता है, बट वो लिगेंड कितनी डोनर साइड से बॉन्ड बना लिया, एक लिगेंड, वैसे ही और दूसरा लिगेंड हो सकता है, सारे लिगेंड्स मिलाकर के नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं वही कोऑर्डिनेशन नंबर है, सिंपल भाषा में ये मतलब है। तो हमने बोला सर अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ये मेरे पास मैंने ना अमोनिया होगा, एमाइंस होता है, वो हमारे 5 बॉन्ड बना चुका है सिग्मा बॉन्ड, अब बचा एक, तो एक बनाने के लिए हमारे पास कौन आएगा, SO4-2 अर्थात सल्फेट आयन। तो यहाँ पे इसकी डेंटिसिटी बात करूंगा तो मैं कहूंगा सर इसका डेंटिसिटी कितनी है, मोनो, तो ये बोलेंगे मोनोडेंटेड। तो यहां बात करूंगा तो यहाँ पे सर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ये दे रखा है, 2 बाकी रहे, इस प्रकार यहाँ पे SO4 2- क्या हो जाएगा, बाइडेंटेड हो जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन का रिप्लाई मिल जाएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, आंसर नंबर ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखो बेटा हमने अब तक कुछ चीजें पढ़ ली है, अब हम चल रहे हैं इसके आईयूपीएसी नेमिंग के ऊपर, इसके आईयूपीएसी नेमिंग के ऊपर। तो मैं इसमें बोलूंगा, मैंने कुछ नियम बताए थे, मैंने बोला था सेंट्रल एटम यहाँ दे रखा है, पहले हम देखते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज जो फ्री आयंस हो, तो अगर आगे दिया गया था पॉजिटिव दे रखा उसको लिखा, उसके आगे नंबर दिया उसको मेंशन नहीं करना होता है। फिर हम बात हैं लिगेंड्स के नाम लिखा जाता है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में उनके नामिंग लिखते हैं। उसके बाद हम बोलते हैं कि सर अगर उस लिगेंड में एक से ज्यादा टाइप दे रखे हैं तो हम वहाँ पे लगाया जाता है डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा वगैरह लगाना होता है। अगर उस नेमिंग में मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी लिगेंड में अगर वो कैसा है कि हम बोल रहे हैं कि उस नेमिंग में ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा आ रहा है, तो फिर 2 बार हम इस वर्ड को यूज नहीं करेंगे, तो फिर उसकी जगह एक अलग वर्ड यूज करें जिसका नाम मान लो बिस ट्रेस वगैरह यूज कर लेंगे। ये हमें समझ में आया। कॉम्प्लेक्स लिगेंड के अंदर हम बोलेंगे बिस ट्रेस, अगर एक से ज्यादा है जैसे हम बोलते हैं इथाइलिन डाई एमीन है तो वो 2 दे दिए तो फिर हम उसका नाम क्या देंगे, बिस इथाइलिन डाई एमीन, या फिर 3 दे दिया तो हम बोलेंगे ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन। डाई ट्राई वगैरह कोई भी वर्ड अगर किसी आईयूपीएसी नेमिंग के लिगेंड में ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है तो फिर हम उसका नाम क्या बोलेंगे, बिस ट्रिस के बिहाफ पे। और इनको अरेंज करना है अल्फाबेटिक ऑर्डर में। और जो फिर लिखा जाता है मेटल का नाम, मेटल ऑक्सीडेज स्टेट को नंबर में लिखा जाता है। तो अब हम इसको प्रैक्टिस के साथ फटाफट करते हैं। तो पहला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हुआ CONO2 N3 5 हो जाए Cl2। तो बेटा सिंपल सी बात है, पहले आएगा एमाइन, कितने दिए गए 5 दे रखे, पेंटा एमाइन, पेंटा एमाइन 2 में है, पहले पेंटा एमाइन आ गया। फिर मैंने बोला सर नाइट्रीटो, एन को बोला नाइट्रीटो, दोनों नाइट्रीटो है। फिर मैंने बोला कोबाल्ट, दोनों कोबाल्ट है। अब बोला क्लोराइड, इसमें क्लोराइड इसमें क्लोराइड, बस ऑक्सीडेज स्टेट का चेंज है।
है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दे रखी है सर, इसमें क्या हो जाएगा -1 चार्ज हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो ऑलरेडी कितनी चार्ज हो जाएगा -3 हो जाएगा, क्यों इसका -1 इस पे माइनस का 2 हो जाएगा, जैसे 2 Cl हो जाए, एक Cl -1 2 पे -2 हो जाएगा, इस पे NO2 पे -1 ओवरऑल 3 बन जाएगा। चलो आगे आंसर ये हो जाएगा। फिर मैंने बोला इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हुई, इससे 2 हो जाए तो मैं बोलूँ सर ये मेरे लिए पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव बराबर होता है। Cl पे -4 दे रखा है तो ये Cl -4 को बैलेंस करने के लिए इधर भी बॉन्ड चाहिए होगा, तो मैं बोलूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने कैसे सर, मेरे पास टोटल नेगेटिव कितना दे दिया, वो मैंने बोल दिया 4, तो मैं बोलूँगा टोटल पॉजिटिव स्प्लिट कैसे करेंगे, मैं बोलूँगा सर 4 को 2 में स्प्लिट करना, 2 मेटल है तो 2 आ जाएगा, दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आने वाली है, तो पहले पॉजिटिव चार्ज वाले को करेंगे तो निकल के पहले क्या आ जाए टेट्रा एमाइन, तो यार ये गलत हो जाएगा, टेट्रा क्लोरो दे रखा है तो पहले बोलूँगा टेट्रा एमाइन, बिल्कुल सही बात है। फिर मैंने बोलूँगा सर अगला टेट्रा एमाइन निकल ऑक्सीडेशन स्टेट ये दे दी, फिर बोलेंगे टेट्रा क्लोराइड क्लोरो निकल। अब जैसे बेटा क्लोरो और क्लोराइडो दोनों मतलब एक ही होता है, क्लोरो भी बोल सकते हैं और क्लोराइडो भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है तो नेगेटिव का जैसे सेंट्रल एटम का नाम है मॉडिफिकेशन करके ATE वर्ड यूज करते हैं, बट यहाँ पे अगर ATE वर्ड है नहीं तो फिर अपन यहाँ क्या बोलेंगे सर टेट्रा क्लोरो निकलेट कर देना है, निकलेट कर देंगे तो हमारे आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये बहुत छोटी छोटी मिस्टेक आप करोगे, एकदम आपको नाम आएगा, आपको सारी प्रैक्टिस पता होगी, फिर भी आप गलती करो, रीजन क्या दिया जाएगा कि सर हम वहां पे सोचते हैं हमसे सिली मिस्टेक हो गई, हमने ये नाम नहीं देखा भूल गए, तो ऐसी गलती आपको वहां पे करनी नहीं है, तो थोड़ा ध्यान से करना बेटा, बी पेशेंस, और ज्यादा उस समय ऐसा हड़बड़ाना नहीं है कि आ गया आसान क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन गलती इसी टाइप की होगी, दिखेगा एक जैसा बट होगा नहीं वो। आगे चलते हैं, फिर मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसकी बात करें, कोबाल्ट दे रखा है, H2O4 दे रखा है, NH3 कितना, अमोनिया कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो हमारे पास पहले क्या आएगा डाई एमाइन, तो हमारे पास डाई एमाइन आ गया, फिर बोलूंगा टेट्रा एक्वा आ गया, टेट्रा कोबाल्ट आ गया, कोबाल्ट 3 ऑक्सीडेज स्टेट दोनों में दे रखी है, क्लोराइड और क्लोराइड, तो इन दोनों में चेंज क्या है तो देख लेते हैं अभी, तो हमें देखने मिलेगा डाई एमाइन, टेट्रा एक्वा कोबाल्ट, कोबाल्ट 3 ऑक्सीडेज स्टेट दे रखी है, डाई एमाइन, डाई, देखो बेटा छोटा सा मिस्टेक है, बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हम जब NH3 का नाम लिखेंगे ना वो लिखेंगे AMMINE, क्या लिखते हैं एमाइन डबल एम, तो यहाँ दिया गया डाई एमाइन, बहुत ही बारीक चीजों को समझाया जा रहा है बेटा क्वेश्चन की हेल्प से, यहाँ दे दिया डाई एमाइन, ये भी एमीन, डाई एमीन MMINE, टेट्रा एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, बस छोटी सी मिस्टेक थी, इसको हमें देखना होगा। इसी तरह से क्वेश्चन को आगे चलते हैं, मैं बोलूंगा सेलेक्ट द करेक्ट IUPAC नेम बताना है, तो हम बात करेंगे CO दे रखा है, ये क्या होता है, इसका नाम हो जाएगा इस तरह का ग्रुप दे रखा है NH2 इसको बोला था इथाइलिन डाईएमीन, इथाइलिन डाईएमीन अगर वर्ड आ रहा है तो फिर हमारे को 2 के लिए डाई नहीं बिस यूज करना, डाई नहीं बिस यूज करना होगा, सीधा यूज क्या करना होगा, अगर कितना दे रखा है ये इथाइलिन डाईएमीन दे रखा है NH2 ठीक है, 2 दे रखा है क्या बच्चे, यहाँ पे तो सल्फेट मेरे हिसाब से ये या तो देखो 3 न्यूट्रल है तो SO4, एक पे -2 चार्ज है तो टोटल कितना हो जाएगा 6, ये बेटा 2 नहीं है, ये कितना है 3 होगा, तभी ट्रिस आ रहा है, ट्रिस आएगा तो मैं ट्रिस लिख देना इथाइलिन 1,2 डाई एमीन, फिर ये बोल देंगे कोबाल्ट ऑक्सीडेज स्टेट थर्ड सॉरी, यहाँ पे भी ट्रिस इथाइलिन, अब जैसे कोबाल्टेट आ जाए, कोबाल्टेट गलत वर्ड है, क्यों यहाँ पे पॉजिटिव स्पेयर है, पॉजिटिव स्पेयर के साथ में कभी भी ATE वर्ड यूज नहीं हुआ है सेंट्रल मेटल के साथ में, तो हमारे लिए वर्ड सही हो जाएगा, फिर बोला ट्रिस कोबाल्टेट ये भी गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर सेकंड वाला आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, फिर मैंने बोला कि राइट द करेक्ट फॉर्मूला बताना है, अब बेटा हम समझ सकते हैं कि हमने नेमिंग से अब IUPAC से फॉर्मूला कैसे बनाना है, तो IUPAC नेमिंग देखिए सर, ये नेम देखना है, तो यहाँ मैंने बोला Fe कौन सी ऑक्सीडेज स्टेट में पहले दिया गया है, तो सर मैं बोलूंगा 3, ये तो बहुत आसान होता है, 6 साइनाइड दे रखा है, क्योंकि हमें बोला गया साइनाइडो, फेरेट मतलब Fe दे रखा है और +2 ऑक्सीडेज स्टेट में दिया गया है, ये हमें समझ आया, Fe+3 दिया गया था, 6 CN दिया गया है और एक Fe+2 दिया गया है, ये हमें पता चल गया है, तो हमें यहाँ पे ये पता चला है सर आगे क्या दे रखा है टेट्रा 4 क्या दे रखा है टेट्रा डिहाइड्रेट,
तो यहाँ पे हमारे पास 4 वाटर मॉलिक्यूल भी दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। तो हमें यहाँ पे बेटा पहले ऑक्सीडाइज्ड स्टेट के बाद अगर कोई चीज आती है तो वो हमारे पास में आउटर स्पेयर के अंदर रहेगी, वो हमारे आउटर स्पेयर में रहेगी। तो यहाँ हमें पता चला एक तो Fe दिया गया था +3 में, तो ये हमें बनाना चाहते हैं FeCN कितना दे रखा है 6। तो देखो बेटा चार्ज क्या आएगा, 6 CN दे रखा है और +2 दिया गया है, तो ओवरऑल -4 अभी भी बचा हुआ है, वो -4 यहाँ आएगा और साथ में हमारे पास 4H2 दे रखा है। तो इसको क्रॉस कर देना है, मैं बोलूंगा 4 यहाँ कर देना, 3 यहाँ कर देना। तो Fe+3 कितना दे रखा है, Fe कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारे पास में कौन सा जवाब होगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा, इधर से आएगा तो 4 ये वाला और ये 3 हो जाएगा। 4 देखो किस किस में, एक तो 4 यहाँ पे है, एक 4 यहाँ पे, बट ये क्वेश्चन से जरिए, बट ये ज्यादा सही है क्योंकि इस चीज में नीचे वाली लाइन आपको पढ़नी थी। तो टेट्रा एक बार भी दे रखा है, हाइड्रेट मॉलिक्यूल दे रखा है पानी के, 4 मॉलिक्यूल यहाँ पे अलग से दिए हुए हैं। चलो आगे चलते हैं, चलते जाओ चलते जाओ। यहाँ डेंटिसिटी वगैरह बात करनी होती है तो यहाँ बोलना होता है नीटा 2, पाई को बोला जाता है नीटा 2। ये हेप्टिसिटी का कॉन्सेप्ट होता है बेटा। हेप्टिसिटी का मतलब कोई एक लिगेंड है, उसकी कितनी डोनर साइड से कनेक्ट है। डोनर साइड का मतलब हो गया कितने एटम से वो कनेक्ट है। जैसे मान लो इससे सिंगल से पीछे से 5 एटम होंगे, लेकिन इससे एक से एक एटम होता है, तो फिर इसकी एप्टिसिटी 1 मान के चल लिया। अगर ये मान लो 3 से कनेक्ट है तो मैं इसकी एप्टिसिटी नीटा 3 मान लूंगा। मैक्सिमम सारे अगर एटम से बॉन्ड बना रहा है तो फिर हम यहाँ पे बोलेंगे कि सर इसकी एप्टिसिटी मैक्सिमम अर्थात पाई के बराबर भी लिख सकते हैं। तो इसका 2 दे रखा है, 2 के लिए एप्टिसिटी 2 हो जाएगी। तो मैंने बोला सबसे पहले कौन आएगा, एमाइन, बिल्कुल सही बात, सारों में एमाइन दिया गया है। फिर हमारे पास डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो, इससे काम हमारा बनेगा नहीं। फिर मैं बोलो नीटा 2 से तो काम बन गया। आगे बात करते हैं सर, नीटा 2 इथेन, बिल्कुल सही बात है, नीटा 2 इथेन दे दिया। अब प्लेटिनेट, 2 में प्लेटिनेट दे रहे हैं सर, न्यूट्रल होता है तो प्लेटिनम होगा, क्या होगा प्लेटिनम होगा। अब प्लेटिनम समझ में आ गया तो यहाँ से क्वेश्चन का जवाब ये मिल गया, क्योंकि हेप्टिसिटी इसकी 1 दे रखी है, इसकी हेप्टिसिटी 2 दे रखी है, ऑलरेडी 4 सीरीज पे दिया गया है, Cl2 पे 2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन था बेटा, मैं वापस समझा देता हूँ। मैंने बोला है एमाइन, एमाइन के बाद डाइक्लोराइडो, फिर क्या दे रहे हैं नीटा 2 इथेन, नीटा 2 इथेन, फिर प्लेटिनम होगा। सिंपल भाषा में है, क्यों होगा प्लेटिनम, क्योंकि ये सर न्यूट्रल चार्ज के साथ में है, इस पे कोई अलग से चार्ज नहीं दिया। अब मैं एक बार हेप्टिसिटी वर्ड यूज किया, आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि सर ये हमने सुना नहीं है इसलिए हमें ये समझ में नहीं आ रहा, तो इसको घबराना नहीं है। हेप्टिसिटी का बस मतलब जैसे छोटे छोटे टर्म्स होते हैं ना, थोड़ा नाम अलग है, तो बस बात वही कहना चाह रहे हैं। बात क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लो 4-5 बॉन्ड है, 5 से एक ये मेटल Fe जुड़ा गया, पांचों से ऐसे कठपुतली तरह से होता है, नहीं नाचती रहती है ना, तो ये ऐसे बॉन्ड बना रहा है, मैं सारों से बॉन्ड बना रहा है तो इसकी हेप्टिसिटी क्या हो जाएगी, मैं बोलूँ सर 5 हो जाएगी। अगर ये 4 से बना रहा है ऐसे करेगा तो क्या हो जाएगा, इसकी हेप्टिसिटी 4। अगर इसे 3 से करेगा तो मान लेंगे इसकी 3 हो जाएगी। अगर ये 2 से करेगा तो 2 हो जाएगी, 1 से करेगा तो 1 हो जाएगी। क्या बेटा समझ आएगा, इसको गलत मत लेना भाई, आप लोगों का दिमाग ज्यादा चलता है। चले आगे। फिर मैंने बोला कि द सेलेक्ट द इनकरेक्ट IUPAC नेम फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड। तो मैंने बोला कि सर एक तो यहाँ पे दिया गया, देखो इसको हाइड्रोजन कर लोगे तो यहाँ मैंने बोला है EN का इथाइलिन कितना दे रहा है, ट्रिस इथाइलिन डाईएमीन, इथाइलिन डाईएमीन दे दिया, बिल्कुल सही बात है। आगे दे रखा है क्रोमियम, क्या दे रखा है क्रोमियम, ऑक्सीडेज स्टेट क्या दे -3 से उठ जाएगा +3 हो जाएगा, तो कोबाल्ट +3 में। आगे बेटा यहाँ पे क्लोराइड दे रखा है, हम बताते हैं कि जो आउटर स्पेयर के अंदर इसका यूज करेंगे तो क्लोराइड यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे क्लोराइड, ना कि क्लोराइडो। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। बाकी इन तीनों में बात करेंगे तीनों सही है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन थोड़ा अच्छे से लिख लेना, हाइड्रोजन। अगर ये अपने पास में ई हटा ओ हटा देंगे तो सही हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं इन नेमिंग की। बेटा हमने बहुत अच्छे से नेमिंग वाला पोर्शन कर लिया है, तो अब हमें कुछ में ये नेमिंग इसलिए बोला है कि आपको कोशिश करनी है थोड़े बहुत याद कर सको, जो इंपॉर्टेंट है उसके नाम मैं लिख रहा हूँ साथ साथ में। बाकी आपको प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चन करने हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं
जिनको मैंने करवा दिया है वापस वही आ रहे हैं, तो नहीं आ रहे उनका नाम देखना है। फेरोसिन का मतलब क्या होता है, फिशर सोल्ट का मतलब क्या होता है, नेस्ले रिएजेंट का मतलब क्या होता है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे वन बाय वन बात करेंगे। तो चलो बेटा शुरू करते हैं आगे। तो देखते हैं कहाँ पहुँच गए अपन। हम्म देखो, अब मैंने क्वेश्चन को फटाफट लिख रहा हूँ, जैसे पहले क्वेश्चन से लिखते हैं ब्राउन रिंग वगैरह से। यहाँ पे अपने बात कर रहे हैं ब्राउन रिंग का क्या नाम हो जाएगा, एक तो दे रखा है पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा। फिर क्या दे दिया, एनओ को क्या बोला जाता है, नाइट्रोसोनियम आइन होता है। एनओ का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बोल दिया जाता है नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम बोल दिया जाएगा। यहाँ पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम, नाइट्रो सोनियम। फिर बोल देंगे आयरन, फिर बोल देंगे आयरन। ऑक्सीडेज स्टेट की बात है, इस पे जीरो होता है। यहाँ बात SO4 पे -2 होता है, इस पे NO पे +1 चार्ज होता है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसकी ऑक्सीडेज स्टेट क्या आ जाएगी, +1। यहाँ बात करते हैं सोडियम, लिखते हैं पहले क्या लिख देंगे, सोडियम, क्योंकि आगे दिया गया है। क्या बोलना होगा, सोडियम। सोडियम बाद इसका नाम लिखना होता है सर, यहाँ पे एक NO दे रखा है और यहाँ पे पास में 5 साइनो दे रखा है। पहले C आएगा तो हम क्या बोल देंगे, पेंटा साइनाइड। अगर सी से जुड़ रहा है तो हम सी जोड़ देंगे। बेटा इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, कब हमें इसको साइनाइड जोड़ना है, कब हमें यहाँ पे, कब यहाँ पे इसको दूसरा वर्ड जैसे साइनाइडो, साइनाइडो होता है ना, साइनाइडो के अंदर इसके साथ सी से जुड़ेगा, एन से जुड़ेगा, या आइसोसाइनाइड हो जाए, एनसी होता है, आइसोसाइनाइड हो जाए, इन सबको ध्यान में रखना है। फिर हमने यहाँ जोड़ना है, देखो 5 साइनाइड हो गया, फिर यहाँ पे जोड़ देंगे नाइट्रोसो, नाइट्रोसोनियम आइन। अब इसके नाइट्रो ग्रुप हो जाएगा, फिर हमारे पास देखो Fe हो जाएगा। Fe कौन सी ऑक्सीजन स्टेट में, यहाँ पे तो मैं बोलूंगा सर यहाँ पे Fe हो जाएगा, जो Fe आयरन को नहीं लिख के हम यहाँ पे क्या लिखना होगा, फेरेट। फिर ऑक्सीडेज स्टेट की बात करूं तो मैं यहाँ पे बात करूंगा, ऑक्सीडेज स्टेट की बात करूं, कितनी बात करनी, देखो बेटा यहाँ पे 5 ये दिया गया है, 5 में से और ये एक NO+ हो जाएगा, 5 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना, 2 बच जाएगा। ऑक्सीडेज स्टेट कितनी आ जाएगी इसकी, 2 आ जाएगी, तो वही लिख देता है ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ऑक्सीजन स्टेट क्या आ जाएगी, 2। आगे बात करते हैं, इसका नाम देखो बेटा ये तो आसान सा है, सोडियम। फिर क्या बात करना है, टेट्रा कार्बोनाइल, टेट्रा कार्बोनाइल आयरन। क्या होता है, टेट्रा कार्बोनाइल आयरन हो जाएगा, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे बात करें, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम। कई बार बेटा ऐसा बहुत सा आसान नाम पूछ लेते हैं, क्या पूछेंगे, नेस्ले रिएजेंट के अंदर इसको हेल्पफुल होता है, नेस्ले रिएजेंट यूज होता है, बताओ इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है। बस वहीं अटक गया, पहली बात हमें नेस्ले रिएजेंट का फॉर्मूला नहीं पता। अगर हमें ये नहीं पता नेस्ले रिएजेंट होता है क्या, तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो पोटेशियम करने के बाद हम क्या करें, टेट्रा आयोडो, टेट्रा आयोडो, आयोडो आयोडाइड, क्या करना होता है, आयोडाइड, आयोडाइडो, आयोडाइडो। फिर हमारे पास करना है मर्क्यूरी। तो ये देखो बेटा, अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है तो इसलिए सेंट्रल मेटल एटम होता है, इसका नाम है क्या हो जाएगा, मर्क्यूरेट हो जाएगा, मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हुई, ये +2 में है या -4 है, ओवरऑल 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, तो ये मेरे को समझ में आ चुका है। आगे बात करते हैं, ये फेरोसिन की बात करनी होती है, FeC5H5 फेरोसिन की बात करते हैं। यहाँ पे देखो बेटा कितने दे रखा है, 20 दे रखा है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो कहाँ गया, तो इसका नाम हो जाएगा 20। फिर इसकी हेप्टिसिटी बात करूंगा, अगर ये सारों से बॉन्ड बना रहा है तो मैं बोलूंगा इसकी हेप्टिसिटी 5 बॉन्ड बना लेंगे, तो हेप्टिसिटी 5 हो जाए, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंटा डाई इनाइल, साइक्लो पेंटा डाई इनाइल, तो क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंटा डाई इनाइल। फिर ये हो जाएगा, फिर हम यहाँ बोलेंगे आयरन, क्योंकि न्यूट्रल है तो आयरन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों न्यूट्रल है। इसके बाद हमारे को इसके ऑक्सीडेज स्टेट की बात करूंगा, तो मैं यहाँ बात करूँ सर, इस पे एक चार्ज होता है, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, C5H5 पे मैं बोलूंगा -1 चार्ज होगा। तो ओवरऑल कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, ऑक्सीडेज स्टेट क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, इसके ऑक्सीडेज स्टेट क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। लास्ट में इसकी बात करते हैं पोटेशियम। फिर यहाँ पे हम बोल रहे हैं हेक्सा,
नाइट्रिटो N, फिर हम बोल दें कोबाल्ट पॉजिटिव, तो कोबाल्टेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोबाल्टेट। ऑक्सीडेज स्टेट इसमें -1 6 दे देगा, 6 में से 3 जाएगा, 6 में से 3 जाएगा, ऑक्सीडेज 6 में से 3 जाएगा, ऑक्सीडेज स्टेट क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो ऑक्सीडेज स्टेट क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। क्या बोला मैंने? पोटेशियम, पोटेशियम बाद हेक्सा, फिर क्या आ जाएगा? नाइट्रिटो, नाइट्रिटो हेक्सा नाइट्रिटो, नाइट्रिटो के बाद कौन आ जाएगा? कोबाल्टेट। ऑक्सीडेज स्टेट क्या आ जाएगी? इसकी थर्ड आ जाएगी। क्या समझ में आ गया? अब इसी प्रकार हमें आगे क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पे जिससे सोल्ट वगैरह यूज करना आना चाहिए, जिससे सोल्ट का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका क्या होगा, यहाँ क्या होगा, ये सारे कुछ आसान क्वेश्चन है, यहाँ बस ज़्यादा देखना नहीं है। तो कॉपर हो जाएगा, पहले किसका नाम आ जाएगा? टेट्राइमाइन, टेट्रा एमाइन हो जाएगा, फिर यहाँ बोलना होता है टेट्रा एमाइन कॉपर। ऑक्सीडेज स्टेट क्या आ जाएगी? 2, फिर क्या बोल देंगे? सल्फेट। क्या बोल देंगे यहाँ पे? सल्फेट। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं पोटेशियम, पोटेशियम, फिर बोल रहे हैं हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो, फिर जिससे जुड़ रहा है उससे जोड़ देंगे, सी से तो सी से, एन से तो एन से, फिर यहाँ बोलना होता है आयरन, आयरन नहीं बोला, फेरेट। क्या बोलना होगा? फेरेट। फेरेट के बाद ऑक्सीडेज स्टेट क्या बोलेंगे? 4, 4 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, तो ओवरऑल यहाँ पे आ जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं, देखो कहाँ गया, ठीक है। C2H4 पाई मतलब हेप्टिसिटी मैक्सिमम है, तो यहाँ पे पहले तो कौन आ जाएगा? पोटेशियम। अब इसके बारे में पूछ सकता है, जैसे ही सोल्ट होता है क्या है, तो हम बोल देंगे पोटेशियम। बेटा इसको थोड़ा अच्छे से बनाओ, पानी पोटेशियम होता है, देखो पोटेशियम क्या होता है? पोटेशियम। आगे क्या जोड़ना है? पोटेशियम बाद में एक तो सी दिया गया है, एक ई दिया गया है, तो यहाँ पे हमारा नाम इसको लिखना है, पहले कौन हो जाएगा? टेट्राई, क्या हो जाएगा? ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो। इसकी हेप्टिसिटी 2 दे रखी है, तो या तो हेप्टिसिटी 2 लिख देंगे, फिर यहाँ पे सीधा लिख देंगे, क्या नाम हो जाएगा? इथाइलिन, इथाइलिन। फिर हमारे पास में नाम हो जाएगा प्लेटिनेट। अब प्लेटिनेट क्यों हो रहा है? क्योंकि सर यहाँ पॉजिटिव दे रखा है, यहाँ नेगेटिव दिया गया है, तो इसका नेगेटिव के हिसाब से बोल रहे हैं प्लेटिनेट। ऑक्सीडेज स्टेट की बात करो सर, यहाँ पे तो न्यूट्रल, तो 3 हो जाए, ऑक्सीडेज स्टेट 3 में से 1 जाएगा, तो ऑक्सीडेज स्टेट क्या रह जाएगी? 2। क्या रह जाएगी? 2। तो यहाँ हमें समझ में आया है, इसकी ऑक्सीडेज स्टेट 2 रहेगी, निटा आ गया या प्लेटिनेट वगैरह आ गया, प्लेटिनेट वगैरह आ गया, यहाँ इसकी बात करना तो इसका नाम क्या? आयरन हो जाएगा। ऑक्सीडेज स्टेट की बात करेंगे, फिर यहाँ पे बात करना होता है हेक्सा साइनाइडो, फिर यहाँ पे बात करेंगे फेरेट। अब बेटा मैंने बहुत चीजें बता दी है, इस क्वेश्चन में मैंने आराम से बताया था, इसके ऑक्सीडेज स्टेट कैसे निकालना है मैं वर्बली बता दूं, करना आपको खुद को है, आराम से सुनो। मैंने बोला है Fe दिया गया है, यहाँ पे Cn दिया गया है, Cn टोटल कितने हैं बेटा? 6 Cn है। एक Cn पे -1 चार्ज आता है, एक Cn पे -1 चार्ज आता है, तो 6 Cn पे -6। वैसे ही अगर यहाँ पे 2 दे रखा है Cn, और Cn का टोटल 6 को 2 से मल्टीप्लाई 12, तो 12 Cn पे 12 नेगेटिव चार्ज। अब 12 नेगेटिव चार्ज को 2 पॉजिटिव आयंस है उनमें स्प्लिट करना है, तो मैं बोलूंगा सर 2 में तो कैसे करें, 2 नहीं सॉरी, 4 प्लस में 1, 3 प्लस में 1, 4, 4 में कन्वर्ट करेंगे, तो 12 को हम 4 में करें कितना कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे सर यहाँ हमें देखने मिलेगा कितना कितना देखने मिलेगा, तो मैं बोलूंगा सर यहाँ पे देखो, देखो इसकी थोड़ी सी कॉन्सेप्ट समझना होता है। 12 देखना है तो अगर इसके ऊपर 2 रख दूं, इसके ऊपर 3 रख दूं, दोनों 2 2 रखूंगा तो भी नहीं मिलेगा, 2 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा? देखो यहाँ से 6, 6 प्लस में 3, तो भी नहीं हो रहा, 9 हो रहा है, और मैं उल्टा कर रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूँ कि सर अगर 3 3 रखते हैं तो 3 3 9 इसके ऊपर आ जाएगा, तो 9 और प्लस में 3 3 3 9 हो जाएगा, और वहां से इसका निकालने 3 निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे एफ कितना दे रखा है? 2, और टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 5 हो रखा है इस हिसाब से, तो
5 पे बॉन्ड में चेंज करना है। तो इसको चेंज करने का तरीका है, देख लो, मैं एक बार वापस बता देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। तो मैंने बोला Fe एक तरफ 3 दिया गया है, एक पे 2 दिया गया है। तो मैंने बोला कि अगर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ, मेरे पास टोटल 12 चार्ज स्प्लिट करना है, तो मैं बोल सकता हूँ पहला तरीका तो ये 3 इंटू 2, एक 2 इंटू 2, पहला तरीका तो ये है। एक तरीका, हाँ बेटा, तो इसमें क्या हुआ कि अभी थोड़ा सा माइक में टेक्निकल इश्यू आ गया था। तो अब कई बार हो जाता है, आप लोग समझते हो इस चीज़ों को, थोड़े आप समझदार हो।
तो कई बार क्या होता है कि अब जैसे इसमें आवाज आना बंद हो गया था, तो फिर इस माइक को वापस सेट करवाया है। अब उसी एनर्जी के साथ हम आगे देख रहे हैं, जिसमें मैंने बोला है कि थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो उसके अंदर हमें अलग अलग थ्योरी की बात करनी है, जिसमें पहली थ्योरी का नाम है, जिसका नाम वार्नर, क्या नाम है, वार्नर थ्योरी की बात करेंगे। दूसरी सेडविक EAN रूल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, और इसके एप्लीकेशन पार्ट क्या है, जिसमें हम ये एक्सप्लेन करेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टेबल है, और उनको हम कैसे देखेंगे, कैसे उनका व्यूज लेंगे, कि वो बोलेंगे सर उनका हम इस प्रकार से बोलेंगे कि अगर कोई जो 36 अर्थात नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लाइक स्पीसीज होता है, लाइक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो स्टेबल होगा, 36 से कम 36 से ज्यादा होंगे तो अनस्टेबल होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन फिर लेने की कोशिश करें या देने की कोशिश करें। उस बिहाफ पे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की भी चर्चा करेंगे। फिर हमारा VBT एंड CFT, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो थ्योरी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं वार्नर थ्योरी के बारे में। तो वार्नर थ्योरी है क्या चीज, वार्नर थ्योरी के अंदर हम किन चीजों के बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे, तो मैं बोलूंगा कि सर हमें जो वार्नर थ्योरी है वो हमें ये एक्सप्लेन करती है कि इसमें दो टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जब इसकी डेप्थ स्टडी की, जब तक हमें जैसे थॉमसन वगैरह एक्सपेरिमेंट नहीं हुए थे, इलेक्ट्रॉन वगैरह डिस्कवरी के बारे में ज़्यादा नहीं जानकारी थी, तो हम वैलेंसी के रिलेटेड चीज़ें बात थोड़ी बहुत करते थे। तो वहाँ बोलते थे इसमें दो टाइप की बॉन्डिंग हो सकती है। दो टाइप की बॉन्डिंग का मतलब है इसमें दो टाइप की वैलेंसी शो करता है। मैं बोला किस तरह से, मैं बोला एक तो इसमें ये बोलेंगे जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, और इसमें एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। तो ये हमें समझ में आएगा। तो हमने बोला है तो बॉन्डिंग के बिहाफ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो टाइप की बॉन्डिंग रखेगा, एक तो इसमें प्राइमरी, एक सेकेंडरी रखेगा। तो हमने क्या बोला है सर, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर टू टाइप ऑफ, आर टू टाइप ऑफ वैलेंसी। तो वैलेंसी का मतलब होगा सर, इसमें एक तो होगा जिसे बोला जाएगा प्राइमरी, एक बोला जाएगा सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब हो जाएगा सर, इसको हमें समझाने के लिए बोल रहे हैं प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरी हम बात करेंगे सेकेंडरी वैलेंसी की। किसकी बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को हम क्लासिफाइड किया गया है, हमने बोला कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो दो टाइप की वैलेंसी शो करते हैं, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी वैलेंसी शो करते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी को हम बोलेंगे इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव, इसको पूरा लिख देते हैं, नेगेटिव आइंस। अर्थात ये किससे सेटिस्फाई होगी, ये नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होगी, नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होगी। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरी बात बोले इट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर, किसके बराबर होगा, ये ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होगा। अब ये क्या बोला जाता है, ये वैलेंसी होगी ना, ये वो वैलेंसी है जिसे आयनाइजेबल होती है, ये आयनाइजेबल होती है, इट इज आयनाइजेबल, इट इज। अगर कोई आयनाइजेबल होता है तो हम बोलेंगे इट इज आयनाइजेबल। तो अगर ये आयनाइजेबल है तो हम इसके साथ एक चीज और बोल देंगे, ये कैसा होगा, नॉन डायरेक्शनल होगी, इट इज नॉन डायरेक्शनल। क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल। इसके साथ हम बोलते हैं इट इज रिप्रेजेंट बाय द, इस जो वैलेंसी को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज रिप्रेजेंट बाय डैश लाइन। डैश लाइन का मतलब होगा इस तरह से, ये हमारी कौन सी होगी, प्राइमरी वैलेंसी। इसी प्रकार से हम सेकेंडरी वैलेंसी की बात करेंगे। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे इट इज सेटिस्फाई बाय द
इट इज सेटिस्फाइड बाय लिगेंड, बस लिगेंड से सेटिस्फाई करना है। तो ये हो सकता है न्यूट्रल एंड नेगेटिव, और पॉजिटिव भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं पॉजिटिव नहीं है, बट हमारे मोस्टली नेगेटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड का ही यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। फिर हमने बात की है इट इज इक्वल किसके होगा, इट इज इक्वल कोऑर्डिनेशन नंबर, ये किसके बराबर होगा, इट इज इक्वल कोऑर्डिनेशन नंबर। इट इज नॉन आयनाइजेबल, नॉन आयनाइजेबल, ये आयनाइजेबल नहीं होती है, ये आयनों में नहीं टूटेगी। अगर ये आयनों में नहीं टूटेगी तो कैसे हो जाएगी, इट इज नॉन डायरेक्शनल, इट इज डायरेक्शनल इन नेचर। क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल इन नेचर। डायरेक्शनल मतलब क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और कैसे बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये वार्नर पहला साइंटिस्ट था, इसने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया था कि जब तक हमने इलेक्ट्रॉन वगैरह की डिस्कवरी, जैसे थॉमसन वाली चीजें नहीं आया था, हमें पता नेगेटिव पता था, बट इलेक्ट्रॉन का नाम नहीं पता था, हमें नेगेट्रॉन वगैरह बोलना, वो सारे नेगेटिव चार्ज हो सकता है, वो सारी बातें हम कर रहे थे। फिर बोलेंगे इट इज रिप्रेजेंट बाई सॉलिड लाइन, इट इज प्रेजेंट बाई सॉलिड लाइन, अर्थात इस तरह की लाइन। इट इज रिप्रेजेंट बाय सॉलिड लाइन। ये हमने प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी चर्चा की है। जो नेगेटिव वगैरह बात करें, लिगेंड्स वगैरह बात करें, हम सिंपल भाषा में बोलेंगे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, अर्थात इसको शॉर्ट में बोलेंगे सीएन से। जिस पे का जितना सीएन होगा, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होगी, सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और डॉट डॉट लाइन से उसको रिप्रेजेंट करेंगे जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है सेंट्रल मेटल का, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, किसका, सेंट्रल मेटल आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इस ब्याह पे बात करते हैं। तो बेटा वही लाइन लिखी है, मेटल पजेज टू टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। दूसरी बात, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। अगली बात, ये सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। ईच कॉम्प्लेक्स सेटिस्फाई बाय बोथ वैलेंसी, हर कॉम्प्लेक्स सेटिस्फाई होता है बोथ वैलेंसी से। तो मैंने बोला जियोमेट्री होते हैं ना, वो डिसाइड किए जाते हैं सॉलिड लाइन से, सॉलिड लाइन का मतलब हो जाएगा सेकेंडरी वैलेंसी से। सेकेंडरी वैलेंसी बाद प्राइमरी वैलेंसी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयंस, सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ द कॉम्प्लेक्स कमांड सेटिस्फाइड बाय द न्यूट्रल और नेगेटिव स्पीशीज लाइक लिगेंड्स। फिर मैंने बोला प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल बट सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉट आयनाइजेबल, ये हमने चर्चा कर ली है। फिर हमने बोला कि इस टाइप का एग्जाम्पल समझा है, मैंने बोला CO NH3 6Cl3, तो इसमें मैंने बोला कि ये जो है सॉलिड लाइन में है सारे, कितने हो गए, 3 3 6, 3 और 3 6, इनको हमने बोला है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हम इसको चर्चा करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर की, बस हम इस सॉलिड लाइन से लिख रहे हैं, ये हमारी सेकेंडरी वैलेंसी है। क्या बोला मैंने, ये सारी कैसी है, सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी कौन सी है सर, डॉट से लिख रहे हैं वो हमारी क्या हो जाएगी, प्राइमरी वैलेंसी। अब हम बात करते हैं आगे, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी पता चल गया। कैसे पता चला सर, NH3 पे न्यूट्रल चार्ज है, एक Cl पे -1 चार्ज है, 3 Cl पे -3 चार्ज है, बराबर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा कोबाल्ट +3 है। तो इस प्रकार हमारी प्राइमरी वैलेंसी क्या आ जाएगी, 3, प्राइमरी वैलेंसी यहाँ 3 आ जाएगी। तो आगे चलते हैं, मैंने बोला कि सर यहाँ भी मेरी प्राइमरी वैलेंसी PV कितना है, 3 ही है, तो हम बोलेंगे हाँ प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों कॉमन भी हो सकती है, बट कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें 5 प्लस में 1 6 बॉन्ड बना रहा है, 6 बना रहा है, तो देखो एक जो ये है ना Cl, ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों शो कर रहा है, और यहाँ पे NH3 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 NH3, ये हमें समझ में आ चुका है। चलें आगे, क्या बच्चों,
तो यहाँ पे सिमिलर एग्जाम्पल रूप में मैं क्या कर रहा हूँ, जो एक से ज्यादा दिखा रहा है, जैसे अब जैसे Cl2 कर लिए अंदर, तो ये आयनाइजेबल है, ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर इसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी, प्राइमरी वैलेंसी कितना हो जाएगा, इसके लिए भी 3 ही है, तो यहाँ पे बट सेकेंडरी वैलेंसी बात करूंगा तो 6 होगा, तो उसमें 2 कॉमन रहेगा, तो यहाँ पे 4 अलग रहेंगे, 4 तो NH3 हो जाएंगे एंड 2 Cl हो जाएंगे, तो वो 2 Cl माइनस होंगे, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों की तरह बिहेवियर शो करेंगे। चलो बच्चा, इसमें किसी प्रकार की बात करते हैं, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों कॉमन है, यहाँ बात ये चीज लिखने की कोशिश की है, ये समझ में आया क्या? अगर ये समझ में आया तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर हम ये बोलेंगे कि सर अगर हमारे पास में कोई भी सेंट्रल मेटल एटम होता है, लिगेंड के साथ में कितने सिग्मा बॉन्ड बनाता है, लिगेंड के साथ में कितने सिग्मा बॉन्ड बनाता है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड ऑल द लिगेंड्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा जब हमने बोला है, सिंपल सी बात होगी, सेंट्रल मेटल एटम की प्रॉपर्टी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर, वो कितने टाइप के बॉन्ड बना रहा है, जितने टाइप के बॉन्ड बना रहा है, मान लो 3 बॉन्ड बना रहा है तो 3 हो जाएगी, 2 बना रहा है 2 हो जाएगी, 1 है तो 1 हो जाएगी, ये हमने कुछ चर्चाएं की है। ये थोड़ा ध्यान रख लेना कि मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन में मोस्टली जो सेंट्रल मेटल एटम है, कोऑर्डिनेशन कोबाल्ट +3 Fe+3 Cr+3 में रहता है, तो ये हमारे को जनरली +6 में देखने को मिलता है। अगर ये चीज कॉमन +2 है तो +6 एंड +4 दोनों टाइप के कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर सकते हैं, दोनों टाइप के कोऑर्डिनेशन नंबर शो किया जा सकता है। तो आगे चलते हैं, वापिस बोल देता हूँ बेटा, मैंने बोला Fe+2, अगर +2 ऑक्सीडाइज स्टेट है ना, वो थोड़े वेरिएबल होते हैं, फिर यहाँ हमें डिस्कस करना है, बट हमें पता होता है कुछ फिक्स होती है, Fe+3 है, Fe+3 है, यहाँ हमें चेंजेस नहीं देखने मिलेंगे, यहाँ हम बोलेंगे Fe+3 या फिर CO+3 या Cr+3, ये हमेशा +6 में देखने मिलेगी, और Pt+2 या Pd+2 हमें 4 में, एंड Pt4 एंड Pd4 ये हमेशा 6 में, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ये याद करने वाली चीज है, लाइक मेमोरी बेस्ड चीज है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है आपको। अब मैंने बोला कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर इन द फॉलोइंग, फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर इन द फॉलोइंग, तो यहाँ हम किसकी बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो मैं बोलूंगा सर कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ लिखना है सबके, देखो बेटा 4 प्लस में 2, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6। अब मैंने बोलता हूँ ऑक्जिलेटो, OX से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्जिलेटो होता क्या है बेटा, ऑक्जेलिक एसिड होता है, O नेगेटिव CO नेगेटिव, तो यहाँ पे 2 साइट है, 2 साइट का मतलब क्या हो जाएगा, एक ऑक्जिलेटो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, 3 ऑक्जिलेटो कितने बॉन्ड बनाएगा, तो मैं बोलूंगा सर ये भी 6 बॉन्ड बनाएगा, यहां बोलते हैं EN इथाइलिन डाइएमीन हो जाएगा, EN हो जाएगा, वो मैं बोलूंगा सर इस तरह से रहेगा, तो ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, तो इस प्रकार से एक EN बाइडेंटेट के जैसे बिहेवियर शो करता है, तो 2 हो जाएंगे, तो कितने बॉन्ड बना लेगा, 4 बॉन्ड बना लेगा, और वैसे एक ऑक्जिलेटो 2 बॉन्ड बना ले, ओवरऑल ये भी कौन से रहेगा, 6 में रहेगा। ये हमने कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर ली। फिर मैंने बोला कंपेयर इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो हम बोलते हैं कंडक्टिविटी की बात करते हैं, तो मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यहां मैं बोलता हूं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ फ्री आइन, अगर उसके पास में जितने फ्री आइंस होते हैं उस पर डिपेंड करेगी, इफ द, यहां बोलता हूं इफ नंबर ऑफ फ्री आइन इक्वल है, देन चेक चार्ज, चार्ज देखना है तो फिर क्या दें, देन चेक, देन पूरा लिख देता हूं, देन चेक चार्ज, अगर चार्ज भी मेरा इक्वल है, अगर चार्ज भी मेरा इक्वल है तो फिर हम बात करेंगे, चार्ज भी अपना इक्वल है तो फिर मैं बोलूंगा सर चेक द ऑक्सीडेशन नंबर, चेक द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल एटम की, पहला हमें देखना होगा सर हमें इलेक्ट्रिकली जो
कंडक्टिविटी देखते हैं, वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ आयंस पे, कितने फ्री आयंस है। फिर अगर फ्री आयंस इक्वल है तो फिर हम बात करते हैं कि वहां पे ये बात चेक करना है कि सर वहां पे ये देख लेते हैं नंबर ऑफ आयन बराबर है, फिर हमें वहां पे चार्ज देखना, चार्ज भी बराबर है तो फिर हम सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन होगी वो उतना ही ज्यादा कंडक्टिविटी रखेगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ क्वेश्चन देखने को सीखिए बेटा। तो इस क्वेश्चन को ये देखते हैं, देखो मैंने बोला है पी टी Cl3 है क्या, यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ कितना दिया गया है, 4 सब में सेम है, ठीक है 6 5 ओके। तो यहाँ पे अपना ये 4 फिक्स है और यहाँ पे अपना पास में 6 NH3 दे दिया, 6 दे रखा है क्या, ठीक है। अब देखो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बनाते हैं, तो प्लेटिनम यहाँ पे अगर रहेगा NH3 तो मैं बोलूँगा 6 में रहेगा, तो कितने Cl बाहर रहेंगे, 4 Cl बाहर रहेंगे। फिर मैंने बोला प्लेटिनम Cl4 5 NH3, तो यहाँ बात करूंगा प्लेटिनम NH3 की पावर 5 है, अभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 6 की रिक्वायरमेंट है, तो एक Cl अंदर, बाहर कितने Cl, 3 Cl। आगे मैंने कहा प्लेटिनम Cl4 4 NH3, तो यहाँ बात की है प्लेटिनम क्या बोला है NH3 की पावर 4 एंड Cl2, बाहर कितना 2 Cl2 हो जाएगा। फिर मैंने बोला प्लेटिनम Cl की पावर 3 एंड 3 NH3 4 है ये, सॉरी ये 4 ही रहेगा। यहाँ बात करूंगा प्लेटिनम, बेटा यहाँ देख लेना कि अगर हमको कि लगभग ध्यान रखना जो अंदर पहले उनको रखना होता है जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, यहाँ कितना दे रखा 3 तो Cl कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, एक Cl बार। या मैंने बोला Pt Cl4 2 NH3, तो मैं बोलूंगा Pt, फिर मैंने बोल दिया NH3 की पावर 2 एंड Cl4, आगे बात करूंगा Pt Cl4, आगे बोल दिया 1 NH3, तो इसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, फिर यहाँ पे या तो इसको Cl को बढ़ाना पड़ेगा, तब हमारे पास में ये कैसे डिपेंड करेगा। तो अब बात करते हैं सर ये कैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है, तो मैं बोलूंगा Pt NH3 की पावर 6 माइनस का 4 प्लस में Cl कितना दे रखा है माइनस दे रखा है। तो यहाँ टोटल आयन्स कितने हैं सर 5 आयन है, कितने हैं 5 आयन है। अब यहाँ बात करूंगा, मैं बोलूंगा सर यहाँ Pt, यहाँ NH3 की पावर कितना दे रखा है 6 और यहाँ पे चार्ज Cl सॉरी 5 एंड Cl दे दिया साथ में, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 प्लस 3 Cl माइनस, बेटा 3 Cl माइनस और एक ये आयन, टोटल कितना हो जाएगा 4 आयन हो जाएगा। वैसे यहाँ बात करूँ 2 प्लस में 1 तो कितना हो जाएगा 3 आयन हो जाएगा। यहाँ बात करूंगा तो कितना 2 आयन हो जाएगा। यहाँ ओनली एक ही है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो यहाँ पे 0 आयन, यहाँ पे 0 आयन। तो ऊपर से नीचे चलता जाऊंगा तो नंबर ऑफ आयन मेरे डिक्रीज होते जाएंगे, तो मैं क्या बोलूंगा नंबर ऑफ आयन डिक्रीज होते जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन का रिप्लाई यहाँ से मिल गया बेटा। तो यहाँ कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, तो मैं बोलूंगा सर इसकी कंडक्टिविटी इस तरह से रहेगी। क्वेश्चन समझ में आया क्या, कंडक्टिविटी बिहाफ में एक चीज और समझा दी यहाँ पे, तो सर एक क्वेश्चन और समझा दो कि आयन के बिहाफ में। मैंने बोला यहाँ पे अगर कंडक्टिविटी की बात करते हैं कि हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं ना बेटा, देखो मैंने लिख दिया मान लो CO, यहाँ बोल दिया NH3 पावर 5 Br, तो बाहर कितना दे रखा है SO4। अगला एग्जांपल मैंने लिख दिया CO NH3 पावर 5 SO4, बाहर क्या लिख दिया Br। अगर ये मेरे आयनों में टूटता है तो मैं बोलूंगा सर CO NH3 पावर 5 Br कितना टूट रहा है, ये -2 प्लस में SO4 -2, ये किस में प्लस में और ये माइनस में। वैसे ये टूटेगा तो ये बेटा सारे प्लस रहेगा, वो माइनस हो जाएंगे 4 तो ये प्लस हो जाए तभी तो बैलेंस होगा। यहाँ मैंने बोला है CO NH3 पावर 5 और यहाँ में लिख दिया SO4, बाहर क्या दे रखा है +1 और यहाँ दे देंगे Br माइनस। तो यहाँ देखो नंबर ऑफ आयन बराबर है, मैंने बोला नंबर ऑफ आयन क्या है इक्वल, कितने हैं सर यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, बट चार्ज कितना है, इसके पास कितना चार्ज है सर 2 इधर 2 इधर, बट यहाँ पे +1 -1, चार्ज ज्यादा होने से इसकी कंडक्टिविटी भी ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ बोलूंगा कंडक्टिविटी A और B में, तो मैं बोलूंगा सर मेरी A की ज्यादा है B से। ये हमें समझ में आ चुका है बेटा, आगे चलते हैं। फिर बोला मैंने बोला कि द
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कराना चाहते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्म द गिवन फॉर्मूला, इनसे हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कराना चाहते हैं। तो बेटा इसमें देखो कि मैंने बोला पीटी प्लेटिनम दे रखा है, प्लेटिनम के साथ में हमें यहाँ पे दिया गया है Cl4 2HCl, Cl4 2HCl दे दिया। तो यहाँ हमें ये देखना होगा जैसे प्लेटिनम के साथ में हमें जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अभी बात की थी ऑक्सीडेटिव स्टेट क्या दे रखी है यहाँ पे 4 यहाँ पे, और ये दोनों तो न्यूट्रल है, तो 4 के हिसाब से प्लेटिनम +2 में, और +2 में क्या रह जाएगा, देखो अभी समझाया था, अगर प्लेटिनम +2 में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में रहेगा, और प्लेटिनम +3 में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में रहता है, और इसी तरह पीडी रहता है। ये समझ में आ गया, तो आगे चलते हैं। देखो यहाँ सिंपल सी बात है, ये किस में रहेगा, Cl4 में रहेगा। अगर यहाँ बात निकल की बात करता हूँ, सर निकल के साथ में NiCl2 दे रखा है और 6 ये दे रखा है, तो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ सारे बैलेंस हो रहा है, तो यहाँ बोल देंगे निकल और साथ में बोल दूंगा H2O की पावर कितना दे रखा है, 6 लिखते हैं, तो बाहर अपन क्या बोल देंगे Cl2 बोल सकते हैं। यहाँ बात करूंगा 2NH3 2 दे दिया, तो पीटी के ऑक्सीडेटिव स्टेट 2 में दे रखा है, यहाँ बोल देंगे सर प्लेटिनम, यहाँ बोल दूंगा NH3 पावर 2 एंड Cl की पावर 2, ये इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया। इस प्रकार से हमें थोड़ा बहुत चीजों को देखना था। अगला क्वेश्चन दे रखा है एकदम आसान भाषा में, एक कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट +3 विद H2O एंड Cl-, क्या बोला मैंने, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है CO+3 विद H2O एंड Cl-, प्रोड्यूस 2 मोल, 2 मोल किसके बनाते हैं, व्हाइट पीपीटी के, ऑन रिएक्टिंग विद AgCl सॉल्यूशन, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बेटा इसको देखते हैं। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है, ठीक है, तो अब यहां पे हम कुछ चीजें समझते हैं, हम यहाँ पे कुछ चीजें समझते हैं, तो इसी को मैं बेटा कल कंटिन्यू करूंगा। तो इसमें मैं थोड़ी चीजें अभी बता के जाता हूँ और कल हम यहाँ पे आगे चलेंगे, क्योंकि अभी जो टाइम मेरा हो चुका है और इसके आगे देखना, तो मेथड देखते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं इसका एप्लीकेशन पार्ट बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं एप्लीकेशन बात बोल रहा हूँ, ऐसा समझ लो, है नहीं बट एप्लीकेशन बोल देते हैं, एप्लीकेशन बोल देते हैं ऑफ वार्नर। तो यहां मैं बात करता हूं वार्नर थ्योरी के एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो मैं पहला ऐसा बोलता हूं कि अगर मैं क्या बोल सकता हूं, मेथड बोलने का आसान रहेगा, मेथड डिस्टिंग्विशेबल कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इनकी मैं डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस करूंगा जिससे आपको थोड़ा और आइडिया लगेगा, और अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे एडवांस से किस टाइप का आ सकता है उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, इसको डिस्टिंग्विश लिख लो, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, डिस्टिंग अर्थात विभेदित करना, ठीक है, डिस्टिंग्विश करना है। तो यहां हमने बोला है कि पहला कुछ मेथड यूज करेंगे, जैसे मैं रिएक्शन कराऊंगा अलग अलग टाइप से, उससे हमें ये पता चलेगा अलग कुछ, हर रिएक्शन की अलग जानकारी होती है। तो पहली मैं बात करता हूं इसकी, फर्स्ट मैं बात कर रहा हूं रिएक्शन विद AgCl, फर्स्ट बात करनी है रिएक्शन विद AgNO3, पहली रिएक्शन कराता हूं AgNO3 के साथ रिएक्शन करानी होती है, तो मैं बोलूंगा केस फर्स्ट। अगर केस फर्स्ट हमारे पास में ये लेके चल रहे हैं कि अगर इफ व्हाइट पीपीटी ऑफ AgCl इज obtained, अगर हमें व्हाइट पीपीटी इफ द व्हाइट पीपीटी ऑफ AgCl इज obtained, इसका मतलब हो जाएगा इट टेल्स अबाउट द presence of Cl- ion in outer sphere। बेटा इस लाइन का मतलब ये हुआ कि अगर हमें व्हाइट पीपीटी मिल रही है AgCl के साथ रिएक्शन करना, इफ द व्हाइट
पीपीटी किसकी मिल रही है, AgCl की, जो ऑप्टेंट होता है, दैट मीन्स ये हमें ये बताता है Cl माइनस यहाँ पे आउटर सेल के अंदर प्रेजेंट है। जैसे मैंने बोलूंगा, मान लो मैंने रिएक्शन कराई है Cl माइनस के साथ, किसकी रिएक्शन में, AgNO3, और ये हमारे पास में एक्सेस में है। तो ये रिएक्शन करने के बाद हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो जो रहेगा Cl माइनस के साथ रिएक्शन करे क्या बना देगा, AgCl, जो व्हाइट पीपीटी देगा, व्हाइट पीपीटी। और ये जो व्हाइट पीपीटी होती है ना बेटा, ये क्या बोला जाता है, इट इज, जो AgCl होता है, AgCl इज सोल्यूबल इन डाइल्यूट NH3 सॉल्यूशन। बेटा मैंने बोला है कि AgCl होता है, AgCl होता है जो सोल्यूबल होता है इन डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन के अंदर, अमोनिया सॉल्यूशन के अंदर ये सोल्यूबल होता है। तो केस फर्स्ट क्या है, अगर हमने बोला है इफ व्हाइट पीपीटी ऑफ AgCl इज ऑब्टेन्ड, तो इट विल टेल्स अबाउट द प्रेजेंस ऑफ Cl माइनस इन आउटर मोस्ट स्पेयर। तो जितने मान लो आउटर मोस्ट सेल के अंदर जितने Cl प्रेजेंट है, जितने Cl प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे एक्सेस में अगर AgNO3 लिया गया तो उतने नंबर ऑफ मोल व्हाइट पीपीटी मिलेगी, उतने नंबर ऑफ मोल व्हाइट पीपीटी देखने को मिलेगी। तो हमें इससे ये आइडिया लग गया कि यहाँ पे कितने मोल यूज हो रहे हैं, यहाँ पे कितने मोल यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो बेटा इसको समझ में आया, तो हमें तो आगे समझते हैं। तो ये समझ में आ गया, तो हम यहाँ पे कुछ चीजें और समझते हैं। तो केस सेकंड थर्ड और देख लें जल्दी जल्दी। केस सेकंड में बोल रहे हैं कि इफ द pale yellow PPT of AgBr is obtained, तो it tells about presence of Br minus in outermost cell, outer sphere। आउटर स्पेन में कौन सा है, यहाँ पे Br माइनस, यहाँ पे प्रेजेंस दिखा रहा है। जैसे मैं बोल रहा, मान लो इसकी रिएक्शन मैंने कराई है, यहाँ पे Br माइनस दे रखा है, और मैं बोल दूं AgNO3 यूज किया, तो यहाँ हमको देखने मिलेगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ यहाँ पे AgBr। और ये कैसी होती है, व्हाइट की पेल येलो पीपीटी देता है। कलर कैसा होता है इसका, पेल येलो। और ये बोला जाता है यहाँ पे, ये क्या होता है, AgNO3 इनसोल्यूबल, AgNO3 इन AgNO3 soluble in AgNO3 soluble in concentrated NH3 solution। किस सॉल्यूशन में soluble होता है, कंसेंट्रेटेड अमोनिया के सॉल्यूशन में। तो हमें यहाँ पे ये चीज समझ में आई। तो मोल जितने लेंगे ना, अगर एक्सेस लेने का हमें पता है इतने मोल मिल रहे हैं, तो ये हमें आइडेंटिफाई करवा देगा कि सर यहाँ पे Cl की संख्या कितनी है आउटर मोस्ट सेल के अंदर। अब आगे बात करते हैं। मैंने बोला सिमिलर केस नंबर थर्ड, तो मैं बोलूंगा इफ द येलो पीपीटी ऑफ AgI इज ऑब्टेन्ड, यदि हमें येलो पीपीटी मिलती है, यदि हमें येलो पीपीटी मिलती है, ये हमें बताता है इट टेल्स अबाउट प्रेजेंस ऑफ, इट टेल्स अबाउट प्रेजेंस बताता है ऑफ, किसकी प्रेजेंस बताता है, ऑफ Cl माइनस आयन की इन आउटर स्पेयर, या फिर फ्री आयन के रूप में, फ्री आयन के रूप में ये प्रेजेंट होता है। तो यहाँ सेम इक्वेशन लिख रहे हैं। मान लो इसकी रिएक्शन यहाँ पे अपने पास आई दे रखा था, तो इसकी रिएक्शन करा दी AgNO3 के साथ में, ये हमारे को बन रहा है AgI की पीपीटी। तो ये होता है AgI, क्या बोला है बेटा, AgI है वो इज पार्शियली सोल्यूबल इन कंसंट्रेशन अमोनिया सॉल्यूशन में, ये ध्यान रखना है। तो हमारे को कंक्लूजन देखने को मिलता है यहाँ पे कुछ चीजों के बारे में। तो कंक्लूजन क्या है बेटा, मैंने बोला है अगर मान लो मैंने कोई रिएक्शन Cl दे रखा है, और दूसरे मैंने दे दिया Br, और तीसरा मैंने दे दिया I माइनस, इन तीनों की रिएक्शन में कराता हूँ AgNO3 के एक्सेस की प्रेजेंस में,
अगर एक्सेस में रिएक्शन करवाता हूं तो मेरे को यहाँ देखने मिलेगा ये मेरा सोल्ट होगा और साथ में मेरे को मिलेगा AgCl, यहाँ पे मेरे को मिलेगा AgBr और यहाँ मेरे को देखने मिलेगा AgI। अब बेटा बात ऐसी है, तो पहली बात तो एक तो इसमें यहाँ बात करो कलर कैसा होता है, व्हाइट। कलर कैसा होता है, व्हाइट। यहाँ देखने मिलेगा पेल येलो। यहाँ बात करूंगा तो यहाँ देखने मिलेगा येलो। अब बात ये करता हूं इसके साथ कि सर ये सोल्यूबल होता है डाइल्यूट अमोनिया में, ये होता है कंसंट्रेटेड अमोनिया में, और ये क्या होगा, पार्शियली सोल्यूबल होता है। क्या बोला मैंने, पार्शियली सोल्यूबल इन अमोनिया में। ये थोड़ी चीजें बात की है। तो अब हम इस क्लास का आज विराम देते हैं बच्चे, क्योंकि अब हम इस क्लास का विराम देते हैं और हम कल इसी चैप्टर को, इसी स्लाइड को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम कुछ इसके एप्लीकेशन पार्ट और इससे रिलेटेड जो वर्नर थ्योरी से रिलेटेड कितने हम बात कर सकते एप्लीकेशन है और उनको देखते हुए, और जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये बात करेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये बात करेंगे, यहाँ से रिलेटेड कितनी प्रैक्टिस हो सकती है वो प्रैक्टिस करके हम अगली थ्योरी में पढ़ेंगे जिसका नाम होगा VBT थ्योरी हो जाएगी। बेटा आज प्रैक्टिस होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई क्योंकि IUPAC का थोड़ा नेमिंग वाला पोर्शन बड़ा था, नेमिंग वाला पोर्शन थोड़ा बड़ा होने के कारण उसमें हमें आज डिले हो गया। तो कल की क्लास में इसी जोश इसी उमंग के साथ हम पढ़ेंगे EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना, और हमें जो वर्नर थ्योरी से रिलेटेड किस टाइप के एडवांस क्वेश्चन आ सकते हैं, और इसके एप्लीकेशन पार्ट जो मिक्सिंग किस तरह से हो सकती है किसी जैसे सॉल्यूशन चैप्टर के साथ में, मतलब कंसंट्रेशन टर्म के साथ में कैसे मिक्सिंग हो सकती है, ये सारी चर्चाएं हम यहाँ करेंगे। कंडक्टिविटी से रिलेटेड चर्चाएं करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में क्या चीज़ हो सकता है, ये सारा बहुत डिटेल में देखेंगे बच्चे कल की क्लास में। तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच, राधे राधे, मजे करो। ओके, थैंक यू।